नमस्कार साथियों। आज छोटी साड़ी डिस्ट्रिक्ट मुताबिक राजस्थान में रोडवेज परिवहन को लेकर कुछ समस्याएं और चर्चाएं आई थे। हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय जुड़े। उन्होंने एक जो है अपनी ओर से शिकायत भी दर्ज कराई है। एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया है कि छोटी साड़ी में उदयपुर तक के लिए बसें अवेलेबल हैं और नीमच की तरफ और इमारत की तरफ और कुछ रूट हैं जिन पर बसेस अवेलेबल नहीं। उनके संबंध में थोड़ा जानकारी यदि तक ये क्या विगत दिनों से आप जल्दी शिकायत आ गई थी कि रोडवेज की रहतेपन तो रोडवेज सी बसों के संबंध में मैंने आज परिवहन मंत्री श्रीमान प्रेमचंद जी बैरवा राजस्थान सरकार को एक पत्र के माध्यम से उनको अवगत करवाया कि आम जन बहुत परेशान है छोटी साड़ी का, जिसमें विद्यार्थी भी है, महिलाएं भी है, किसान भी है और व्यापारी भी है और जो रोजमर्रा जो डेली यूजेज पे कर्मचारी बाहर नौकरी करने जाते हैं वो भी परेशान। उसके संदर्भ में मैंने आज एक पत्र के माध्यम से अवगत करवाए। किस रूट से रिलेटेड? जैसे कि उदयपुर डिपो है, हमारा प्रतापगढ़ डिपो है, चित्तौड़ डिपो है। ये बसें जो उदयपुर से होते हुए मंगलवार, चौराया, कानौर, पुंडा, बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी और नीमच तक यात्रियों को इसका फायदा मिलता है। वो बसें बंद है क्योंकि राष्ट्रीयकरण मार्ग है। फिर भी राजस्थान सरकार की तरफ से रोडवेज की बसें उस पर कोई चालू नहीं है। आप एक बस है जो हालना डिपो की बस है, वो मंदसौर तक जाती है और आम जन को किराया में भी काफ़ी अवैध वाहन उनसे, जहाँ बड़ी साइड छोटी साइड से बड़ी सादड़ी का किराया 30 रुपये है, वहाँ लोगों से 50 रुपये तक का अवैध किराया दिया जाए। तब इस तरीके से बसेस अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट व्हीकल जो है वो ऑपरेटर्स जो हैं वो अवैध 20 से 30 रुपये किराया एक्स्ट्रा बर्डन के रूप में जनता के ऊपर ही भार पड़ रहा है, वो उनसे लिया जा रहा है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में इजाफा होता है जनता के। कोई स्पेसिफिक डेटा कि इतनी बसेस रन कर रही है या इतनी नहीं? उसका डेटा मैंने मेरे पत्र के माध्यम से मैं का प्रतिष्ठान जो हमारा छोटी साड़ी में है वहाँ जाके मैंने इसकी पूरी सूचना एकत्रित की है। तो करीबन 10 से 12 जो गाड़ियाँ चलती थी वो बंद हैं अभी तक इस सरकार में। और मैं क्षेत्रीय विधायक महोदय से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप परिवहन मंत्री से बात कर के आम जन को राहत प्रदान करने का काम करना चाहिए। ये कर्तव्य सचिव विधायक महोदय का है। मैंने ऑब्जर्व किया है। मैंने महाराणा प्रताप बस स्टैंड छोटी साड़ी का जो है वहाँ पर विजिट भी किया है और मनीष जी ये पाया है कि वहाँ टिकट काउंटर थे जो बंद है और एक जल सेवा का वो वाटर कूलर भी लगाया गया था, वो बंद हो गया। जहाँ टिकट काउंटर था उसको बंद किया आपकी ने, किधर कुंती लगाई वो कुंती भी बंद है। टिकट कलेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है, बसेस नहीं है। तो ये पहले ऑपरेट हो रहा था, किस टाइम पर ऑपरेट हो रहा था, कितने वर्षों से ये सेवा होगी? ये सेवा पूर्व में वहाँ टिकट भी मिलते थे, राजस्थान रोड की बसों के बसें भी अंदर आती थी। और अभी वर्तमान में यानी कि 2.5 साल से सरकार है और टिकट काउंटर भी बंद है, बसें भी अंदर नहीं आ रही है। और पहले जो पूर्व में सरकार थी कांग्रेस की, उस समय डिपो में बसें अवेलेबल नहीं थी। जैसी सरकार चुनाव होने से पहले जैसी बसें राजस्थान सरकार की अशोक गहलोत सरकार ने बसें उपलब्ध कराई थी, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण और चुनाव होने के कारण और सरकार बदलने के कारण वो बसें बंद हो गई। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जनप्रतिनिधि श्री जयंती गुप्तानी विधायक चुने गए और उनका ये कर्तव्य और दायित्व बनता है कि छोटी साड़ी की आम जनता को बेहतर यातायात सुविधा मिले। लेकिन उन्होंने भी इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनसे मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो या यातायात का मुद्दा हो, आम जन नाकी दुखी है, परेशान है। या आपको पता ही होगा कि उप जिला चिकित्सालय की गोपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की और वहाँ वही काफ़ी ली इन्होंने, लेकिन अभी तक वो मात्र जो 5 डॉक्टर है वो वही चला रहे, जिसमें से एक डॉक्टर विजय कुमार जी गर्ग है, उनको पीपल बुक सुहागपुरा का अतिरिक्त चार्ज दे रखा है और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बीसी लोग भी उन्हीं को बताया। इसका सॉरी टू इंटरप्ट, इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम बीच के गान पर बात करने पर कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने अभी बताया
हम सरकारों के ऊपर आरोप करते हैं, आरोप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आपका देना, आपके जो वक्तव्य देंगे के अनुसार ये बताया गया है कि अशोक गहलोत की सरकार में पहले बसेस नहीं थी और उन्होंने बसेस की जो वोटर्स वगैरह की उसमें होते हैं वो होते हैं वसाई थी। बसें आई और उनकी सरकार का कितना पीलन हो गया और फिर बीजेपी सरकार का शासन शुरू हुआ और उसके बाद से लगातार आज दिन तक 10 से 2 पूर्ण नहीं हो पाए। बिल्कुल मैं आपको सही कह रहा हूँ। बिल्कुल बसें अभी उपलब्ध नहीं है। जो ये राष्ट्रीयकरण मार्ग घोषित कर रखा है, बड़ी छोटी साइडी बड़ी साइडी हाथ। यहाँ सरकार को चाहिए कि अधिक से अधिक बसें लगाए, जिससे आम जनता को यातायात सुविधा वो है बस। एक चीज़ और नोटिस करनी होगी यहाँ पर कि जो बची कुची बसेस भी आती वो बस स्टैंड के बाहर की रोड पर अपने यात्रियों को उतारती है, जो सबसे बड़ा खतरा हो सकता है यात्री की जान को, क्योंकि उन्हें एक चलते हुए रोड के ऊपर उतारा जाता है और पीछे से अगर गाड़ी आ रही हो तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, अभी आपने जो एक और वक्तव्य उठाया है, कंसर्न हो उठाया है डॉक्टर्स को लेकर, तो वो फुलफिल नहीं हुआ है। वो कमिटमेंट ये किए जाते हैं कि जो आश्वासन दिए जाते हैं वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं। अभी भी वही व्यवस्थाएं और सरकारी अस्पताल में चलते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। ठीक है, मैं आम जनता से यही निवेदन करता हूँ और जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करता हूँ कि जनप्रतिनिधि होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात और आम जनता को सारी सुविधा मिले, उसी काम के लिए एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है, कर्तव्य भी है। तो अपनी जनता को इन आम चीज़ों के लिए, आम जरूरतों के लिए वो अपना कर्तव्य निभाए। लेकिन अभी भी छोटी साइड हॉस्पिटल की स्थिति पूरी आम जनता को पता है, सब परेशान हो रहे हैं। अगर आज रात को अगर छोटी साइड के किसी भी आम जनता को पेट दर्द हो या कोई भी दर्द होता है तो उसको अगर एक टेबलेट लेनी हो तो वो पूरी छोटी साइडी में घूम जाएगा, लेकिन उसको कहीं टेबलेट नहीं मिलेगी, जबकि इतने मेडिकल स्टोर है। तो मैं प्रशासन को पहले भी मैंने अवगत कराया है कि यहाँ जितने भी मेडिकल स्टोर है, अगर डे वाइज अगर एक दिन पे अगर मेडिकल स्टोर खुलते हैं तो आम जनता को इसके लिए भी राहत मिलेगी। लेकिन प्रशासन इस चीज़ पर भी प्रशासन ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। बहुत से मरीज रात को 2:30 बजे 3 बजे फ़ोन करते हैं कि मनीष जी हमारे टेबलेट की ज़रूरत है। हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो हॉस्पिटल में दवाघर बना हुआ है, वो भी यानी कि हॉस्पिटल टाइम पर ही भी खुलता है। उसके अलावा इमरजेंसी वार्ड में है तो वहाँ लोगों को कोई दवाइयों की कोई सुविधा नहीं है, प्राथमिक वो इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर कोई टेबलेट चाहिए या उसी चीज़ से वो रिलीफ होता है आम जन को, तो वो भी डॉक्टर ना अवेलेबल करा सकते हैं और ना प्रशासन ने छोटी दायरे में कोई भी मेडिकल स्टोर खोलने की व्यवस्था है। थोड़ा पीछे चलेंगे मनीष जी, आप नेपथ में कहते उसको राजनीतिक को भी दिया गया, राजनीति से जोड़ा गया, लेकिन राजनीति से जोड़ने के बाद में भी देखिए यहाँ एक चीज़ समझने की है कि चाहे उसको राजनीति पे लेते लेकिन फायदा जनता का हो रहा था। डॉक्टर्स अगर अवेलेबल होते तो जनता के मैं आपको एक बात तो बताना चाहता हूँ, छोटी साइड की जनता को भी कहना चाहता हूँ। तो विचारधारा होती है इस देश में, जो हम एक लोकतंत्र के देश में रखे हैं। तो मेरी विचारधारा कांग्रेस की है और मैं कांग्रेस से पूर्व पार्षद भी रहा हूँ और वर्तमान में मेरी पत्नी नगर पालिका उपाध्यक्ष भी रही। तो विचारधारा अपनी जगह होनी चाहिए। आम जनता के मुद्दे में नागरिकों को और आम जनता को इतने किसी प्रकार की राजनीति नहीं रहनी चाहिए। अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर आते हैं तो क्या इससे कांग्रेस को फायदा नहीं है, ना बीजेपी को फायदा है, इसमें आम जनता को फायदा है। तो जो भी बात होती है आम जनता की करनी चाहिए। विचारधारा की लड़ाई अपनी जगह है और अभी निकाय और नगर पालिका चुनाव आ रहा है, तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप आम जनता की जब तक समस्याओं का हल नहीं करेंगे तब तक आपको यानी कि जो जनता दायित्व दे रही है, निर्वाचित कर रही है आपको, तो आपको आम जनता की समस्याओं के लिए ही निर्वाचित कर रही है। तो हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, न कि सामाजिक कार्यकर्ता तो मैं हूँ और एक पार्टी विषय और मेरी विचारधारा कांग्रेस की है, वो सत्य बात है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। लेकिन आम जनता का काम हर जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, जिससे जनता को अच्छी बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर सब सुविधा जनता को मिले। यही एक कर्तव्य होना चाहिए जनप्रतिनिधि। ये तो जनप्रतिनिधियों से जुड़ी बात है, लेकिन
में जो बेसिक यूटिलिटीज या बेसिक फैसिलिटीज़ का कंसर्न करता है जनता पहुँचे स्वास्थ्य के रिलेटेड, तो जो डॉक्टर्स की कमी को लेकर आपने जो धरना दिया था वो भी फुलफिल नहीं हो पाया, समस्याएं चमती आ रही हैं। कुल मिलाकर मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ धकेला जा रहा है और कुछ ऑपरेटर्स ने, चिकित्सक हैं जो अपने चिकित्सालय चला रहे हैं प्राइवेट रूप में, तो मरीजों को तो उससे आर्थिक नुकसान ही है एक तरीके से। कुछ एक छोटी सी बीमारी को लेकर भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना था, 500 से 1000 रुपये थे उसके लिए, हो ही गया। मैं आपको इसीलिए तो अवगत करवाना चाह रहा हूँ जो हमारा क्षेत्र एक कृषि प्रधान और आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ की जनता आती है कि हमारे यहाँ उप जिला चिकित्सालय बन गया, जो बीजेपी सरकार ने पूरा यानी कि माहौल बना दिया था कि उप जिला चिकित्सालय बना। तो उस समय नगर में भी और ग्रामीण क्षेत्र में हर स्किल हर थी कि हमारे यहाँ अच्छे डॉक्टर आएंगे। डॉक्टरों की पोस्ट भी वर्तमान में जो पोस्ट थी उस समय भी डॉक्टर कम थे, मैं इस चीज़ को मानने को भी तैयार। लेकिन कोई भी चीज़ होती है तो ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरदार होती है कि कांग्रेस के टाइम में कितने डॉक्टर, या कांग्रेस के टाइम में कितनी बसें थी, या कांग्रेस के टाइम में स्कूलों में कितने अध्यापक थे, तो हर चीज़ ये नेहरू जी और कांग्रेस के ऊपर दोष देते हैं, ये सरासर गलत है। आज ही तो इनकी सरकार है, इन्होंने जनता ने इनको चुना है, ये उनका कर्तव्य भी होता है ये, और इनकी जिम्मेदारी होती है कि हम आम जनता की तकलीफों में साथ दें। यहाँ अगर डॉक्टर्स कमी है तो उसको क्षेत्रीय विधायक महोदय श्रीचंद जी कृपलानी डॉक्टर्स बुलाए, यहाँ पे बसें बंद है तो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा जो परिवहन मंत्री है उनको अवगत कराएं, और शिक्षा के क्षेत्र में मदन दिलावर जी जो शिक्षा मंत्री है उनको अवगत कराएं, तो हमारे यहाँ क्षेत्र में डॉक्टर्स भी आएंगे और शिक्षक भी आएंगे और रोडवेज बसें भी चलेंगी। तो मैं आम जनता की बात करने के लिए मैं आया हुआ हूँ, और मेरी मांग यही है कि आम जनता को अधिक से अधिक सुविधा मिले। थोड़ा एजुकेशन की तरफ भी इम्प्रूव करेंगे। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या छोटी कार्य पे सरकारी स्कूलों में क्या अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था उपलब्ध है, या यहाँ पर भी शिक्षकों की कमी चल रही है किस तरीके से? देखो, छोटी शायरी में शिक्षा के क्षेत्र में मैं खुले दिल से कहना चाहता हूँ कि पूर्व सरकारी का मंत्री श्रीमान उदयलाल जी, जो हमारे विद्यार्थी 12th पास करने के बाद बाहर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, जयपुर, लिम्बाड़ा या कहीं भी जाते थे, उसको पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमान उदयलाल जी आद्या ने शिक्षा के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, एक अच्छा कॉलेज बनाया। उसके अलावा हरीश आजना बालिका स्कूल बनाया, गुलाबचंद मेवाड़ी स्कूल बनाया। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये मैं कहना चाहता हूँ कि उदयलाल जी आजना ने काम किया है। वर्तमान में श्रीचंद जी कृपलानी और दोनों आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं 35 साल, जब तक मुझे पता है 30 से 35 साल हो गए, दोनों इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन उदयलाल जी आजना ने शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया है, उनकी सोच थी कि हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे तो आगे जाएंगे और उनका भविष्य अच्छा बनेगा। तो आजना जी ने इसके लिए कॉलेज बनाया और 2-2 स्कूलें बनाई। ये पूरी नगर की जनता और ग्रामीण क्षेत्र की जनता को पता है। इसको ना तो भारतीय जनता पार्टी ठुकरा सकती है और ना आम जन ठुकरा सकता है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किया, और वो खुद आके स्कूल बनते, जो स्कूल की बिल्डिंगें बनती थी उसमें जो काम होता था, जो उसका निर्माण होता था, वो खुद अपना समय देकर और तुरंत उसके ऊपर खरा उतरते थे और ठेकेदारों को पूरा पाबंद करके एक अच्छी स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग बनाई। इस क्षेत्र की जनता हमेशा उस आइदा का आभार व्यक्त करती। मेरा सवाल था, ये धन्यवाद है उन प्रतिनिधियों को कि वो शिक्षा को प्राथमिकता देती है। मेरा अभी जो सवाल है, सवाल ये थी कि क्या आपके नोटिस में है, क्या आपको जानकारी है कि छोटी शादी के अंदर सरकारी विद्यालयों के स्कूलों ने, क्योंकि शिक्षा का भी बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन रेज हो रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के, स्कूल्स की जो गुरुदाय है वो सही नहीं है, स्कूल का ढांचा सही नहीं है, यहाँ स्कूल बने हुए छतें चो रही है और बाथरूम वगैरह सारे खराब हैं, बच्चों को मिड डे मील में समस्याएं आ रही। तो क्या छोटी शहरी के अंदर शिक्षकों की कमी है सरकारी विद्यालयों की, इसके बारे में मैं बिल्कुल आपको
इंफॉर्मेशन के मैं खुद यानी कि गुलाबचंद मेवाड़ी स्कूल में मैंने पता भी कराया है और छात्रों से भी मैंने बात की है। तो वहाँ शिक्षकों की भारी कमी है। जो जिस विषय के अध्यापक होना चाहिए वो अध्यापक नहीं है और बालिका स्कूल है उसमें भी अध्यापकों की कमी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जनप्रतिनिधि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कहना चाहता हूँ। बोर्ड एग्जाम्स को देकर, जैसे बोर्ड एग्जाम के बच्चों को अच्छी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि टेंथ और ट्वेल्थ की जो मार्कशीट होती है वो काफ़ी उसके लिए मायने रखती और बच्चे मेहनत भी इन अपने भविष्य के लिए करते हैं। तो जहाँ तक अभी मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई कि इंग्लिश के टीचर भी एक दिक्कत है। मैं नाम नहीं देना चाहता हूँ उस विद्यालय का, लेकिन कहीं ना कहीं शैक्षणिक स्तर इस तरीके से इस कदर घटा है हमारे क्षेत्र में भी कि बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागना पड़ रहा है। और अभी जो शिक्षा नीतियाँ चल रही हैं या किसी प्रकार से जो विरोध हो रहा है, जस्ट लाइक अभी अभिषेक राणा के ऊपर CJP के जो हैं वो अभिषेक राणा के ऊपर भी हमला हुआ है जयपुर है। मदन दिलावर ने अभी जो है एक अपनी तरफ से पत्र जारी किया है कि स्कूल ने विजिट करने के लिए मीडिया की स्वच्छता पर रोक लगाएगी। इसके बारे में था मैं ये कह रहा हूँ मदन जी दिलावर को कि द गवर्नमेंट represents the court of people the public। जनता का राज जनता के लिए और जनता द्वारा होता है। तो आपने जो राजस्थान काला कानून लगाया है वो काला कानून सरासर गलत है। और जब तक आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो आपके सरकारी स्कूल हैं, जो अपने हाथ से सुने हुए हैं और देखे हुए हैं, उन हादसों के वो हादसे हो रहे हैं। अगर आम जनता या मीडिया जागरूक नहीं होगी तो ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, और वो जागरूक होता है तभी वो सरकार को की गलत नीतियाँ और जो जर्जर हो रहे विद्यालय वो अपने ब्रॉडकास्ट में दिखाते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया। तो मीडिया पर पाबंदी लगाना ये सरासर गलत है। काला कानून हो गए तो राजस्थान सरकार के मदन दिलावर जी ने, जो सरासर में इसको गलत। वो जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे जो CJP कॉकेस्टर हो या चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर भारत का नागरिक जो शिक्षा के प्रति संवेदनशील है, अपने बच्चों के प्रति संवेदनशील है। कुछ व्यक्ति जो स्कूल का विजिट या दौरा करने जा रहे हैं उनके साथ में मारपीट करना, इस चीज़ को कहाँ तक जायज़ और सही ठहराते हैं? क्योंकि जनता खुद अगर ऐसी चीज़ों के लिए अगेंस्ट हो रही है उन लोगों के लिए जो उनका भला चाहती है, तो इसके बारे में क्या? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो तो उसमें जितने भी युवा जैन जी थे तो उनको काफ़ी टाइम तक उन्होंने इस चीज़ को देखा और उन्होंने काफ़ी मेहनत की। बहुत से विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली, उनके माता पिता के ऊपर क्या गुजरी। तो उन्होंने कहा कि जब सरकार ही नहीं सुन रही है तो उन्होंने आंदोलन करने का एक वो मन बनाया कि हम क्यों ना आंदोलन करें। और जनता के बच्चे क्या मांग रहे थे? बच्चे एक धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है भारत सरकार का है, उनका इस्तीफा ही तो मांग रहे थे, लेकिन उनके ऊपर लाठियाँ चलाई और बहुत सी बच्चियों के ऊपर भी लाठियाँ मारी। तो सरकार का बर्बरतापूर्वक रवैया बहुत गलत था। और उसके बाद जनता जो बच्चे हैं वो जब उन्होंने सोच लिया कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम आंदोलन तो ख़त्म नहीं करेंगे। तो केंद्र सरकार पर भी दबाव आया और शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। तो इस्तीफे देने से कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी, लेकिन जैन जी में एक विश्वास हुआ कि अब हमारी शिक्षा नीति अच्छी रहेगी और हमारा पेपर लीक नहीं हो। थोड़ा और मूव करेगी, इथेनॉल की तरफ भी थोड़ा बढ़ेगी, थोड़ा उसके बारे में भी कमेंट की थी। बहुत जनता कहीं ना कहीं तो पीस ही रही, इधर इथेनॉल बनाया करना इधर यूज़ किया तो मतलब 70 रुपये की होगी, जिसके बारे में बोला है महेश जी के दृष्टिगत दुनिया है और सरकार या सरकार एक वो पाकिस्तान प्रस्ताव दे रहा है कि भारत हमसे चीली ले, मतलब ये समझ रही। देखो इतना है, ये सरकार पूंजीपति की सरकार है, आम जनता की सरकार नहीं है। ये जो पति की सरकार है आम जनता जनता के भी के पाव आत्मन सुने। और एथनॉल में शक्कर की बात कर रही है कहानी है कि शक्कर एथनॉल में मिलाने के लिए शक्कर नहीं, वो गन्ने का आपको गन्ने शुगर का वो बनती है शक्कर गन्ने से बनती है, तो गन्ने का दाम उसमें यूज कर रहे हैं।
तो ये सिर्फ पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का काम है। आम जनता को उनको कोई तकलीफ, उनके तकलीफ हो रही है तो सरकार तो इससे कोई ना। नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, छोटी सारी कभी चुनाव है आचार संहिता हुई, इसके बारे में बड़ा दिन पता पाती किस तरीके से प्रतिशत से करती है जनता, ऐसे तो राजनीतिक के स्तर पर ही से वो वोटिंग की जाती करके क्या राजनीतिक क्षेत्र से देखो, मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और कांग्रेस पूरे दम से चुनाव लड़ेगी और निश्चित ही आम जनता की समस्याओं का निवारण करेगी। और कांग्रेस इस बार नगर पालिका का बोर्ड बनाएगी और जो भी हमारे वरिष्ठ नेता है श्रीमान उदयलाल जी आजना का, उनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश द्वारा हम कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे और हर वार्ड से कांग्रेस के 30 से अधिक पार्षदों को जिताकर और नगर पालिका छोटी साइड कांग्रेस की बनाने का हम काम करेंगे। यही मैं नगर नागरिकों से भी निवेदन करता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस को चुनाव जिताए, पार्षदों को चुनाव जिताए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, पार्षदों को चुनाव जिताया जाए, चेयरमैन बना जाए, ये बहुत अच्छी बात है। वो अपने अपनी पार्टी के दम पर होता है और जनता की सोच के ऊपर निर्भर करता है। मेरा यह क्वेश्चन ये लेस हो रहा था कि भी सेंट्रल मिनिस्ट्री से जो जल से संबंधित जो योजना चलाई गई थी और उसमें छोटी सारी की हर एक सीसी रोड को खोद दिया गया और एक 6 महीने पुरानी रोड को भी खोद दिया गया है, तो क्या इनमें पार्षद ये नहीं खुल सकता था कि भाई हाँ ठीक है कि सेंट्रल मिनिस्ट्री से पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है जनता को जल पहुंचाने का, लेकिन उसको जो फिर से जो उसको सही तरीके से उस रोड को सही बनाया जाए, क्योंकि खड्डा खोद दिया ने आपने, काम चलाओ उस पर सीमेंट डाल दी, काम चलाओ पीपी डाल दी, 10वें दिन वो वापस से वैसे ही। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, श्रीमती नरेंद्र मोदी। तो मैं बता रहा हूँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम, जो योजना है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट तो विगत 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की थी और कांग्रेस से सरकार राजस्थान में थी और हमारी नगर पालिका कांग्रेस की थी। तो श्रीमान उदयलाल जी आजना ने विकास कार्यों के लिए सीसी रोड है बनवाई, उसके लिए काफ़ी बजट दिया और नगर पालिका ने, कांग्रेस की नगर पालिका बोर्ड होते हुए भी हर गली में सीसी रोड, और वो सीसी रोड तोड़ने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्यों किया? कि कमीशन के चक्कर में, भ्रष्टाचार देते चक्कर में। अगर उनकी सरकार थी तो उनको पहले पता था कि ये यहाँ सीसी रोड बन रही हैं, तो हम पहले तो नहीं ये अपन पाइपलाइन डाल दें नाली की, तो ये वापस रोडें खराब नहीं होती। लेकिन इन्होंने क्या किया, वो सीसी रोड बनने दी, उसके बाद वापस उसको तोड़ने के बाद फिर पाइपलाइनें डाली, फिर गड्ढे हो गए छोटी साइड में। और जो आप कह रहे हो कि ठेकेदारों ने उस पर जल्दी पाइपलाइन डाली और सीमेंट भी सही नहीं डाले, तो मैं इसके लिए कहना चाहता हूँ कि कुछ जनप्रतिनिधि, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, कुछ जनप्रतिनिधियों और ठेकेदार मिले हुए हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अगर इसकी जांच हो तो भी पता चल जाती है। लेकिन क्या है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा। मैं तो जनता से भी जागरूक करना चाहता हूँ कि अगर आपके वार्ड में 5 साल में कोई भी विकास कार्य होता है और उसके बाद कोई उस चीज़ को रिजिस्ट्रेशन करता है, तो उसके लिए जनता को भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। कोई एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी की होती है, जनता की भी हो। तो ये भी हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय, और आज जो हमारे बीच सवाल जवाब हुए हैं वो जनता की मांगों को लेकर हुए हैं, जनता की सेवाओं को लेकर। हालांकि इसमें जनता की तरफ से सवाल उठाए जाते या नहीं उठाए जाते, लेकिन मनीष जी का जो ओपिनियन है, मनीष जी का कार्य क्षेत्र देखा जा रहा है, उसमें शुरू से ही ये जनता के प्रति आवाज़ उठाते हैं, चाहे जनता इसमें इंटरेस्टेड हो या ना हो। क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि जनता कहीं ना कहीं, जनता कुछ एजुकेटेड बंदे भी होते हैं, कुछ अनएजुकेटेड भी होते हैं, लेकिन वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं अपने ईदुर की रंशे को। तो जैसे कि मनीष जी भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जनता अपनी आवाज़ उठाए, अपनी मांगों को सामने रखें। और हालांकि अब नगरीय निकाय चुनाव आ चुके हैं, तो चुनावी बूथे भी बनाए जाएंगे, बातें भी होंगी, सारी चीज़ें होंगी। इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। देखते रहिए सत्यम सत्यम विजय।